मधुस जो दिल कहे कि मेरी खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। कर्ज ए जान नवंबर 2024 से लेके हम टीवी पर शुरू हुआ था और हमारे इस चैनल पर हमने इसको 3-4 बार रिव्यू भी किया था। कुछ खट्टा कुछ मीठा एक्सपीरियंस था और उसको बीच में हमने रिव्यू करना बंद कर दिया था। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि क्या मैंने उसको देखना छोड़ दिया है, उसको ज़रूर देखिए, अब उसमें बहुत सारे ट्विस्ट आ गए हैं, अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उसको बाकायदा देख रही थी। ये अभी ख़त्म हो गया पूरा फुल एंड फाइनल, तो अब एक फुल एंड फाइनल रिव्यू आज के इस एपिसोड में हम ले लेते हैं। कर्ज ए जान को मैं एक स्टोरी वाइज इस तरीके से समराइज़ करूँगी कि एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जिसमें एक लड़की है जिसके फादर नहीं हैं और वो अपनी विडो मदर के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहती है, जहाँ पर उसके ताया जान है, जहाँ पर उसका एक ड्रग एडिक्ट और बदगुमान और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शराबी, जुआरी, गुंडागर्दी, बदमाशी में मशहूर कज़न है, जहाँ उसकी एक और कज़न सिस्टर है, जहाँ उसकी ताई जान है, जहाँ उसकी दादी जान है, और इन सब के साथ में उसकी जो विडो मदर है वो वहाँ पर उस घर की एक सदस्य होने के बावजूद भी एक नौकरानी की तरह रहती है। उसको सारे घर के कामों से लादा गया है और इसकी जो परवरिश है नशवा की, वो भी इस तरीके से हो रही है कि वहाँ पर वो बहुत ही मुश्किलों से अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही है और एक अच्छी वकील बनती है। और ये वकील लड़की जो है वो सच की लड़ाई के लिए लड़ रही है, जहाँ वो एक बैरिस्टर के साथ में उसकी फर्म में इंटर्न करके ज्वाइन करती है और वहाँ पर अपने करियर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। घर में बहुत सारे मुश्किलें भी आ रही हैं। उसकी दादी भी उसके इस करियर से खुश नहीं है, उसके ताया जान भी इस करियर से खुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी तरह अपने लिए वो स्पेस बना रही है कि मैं वो करियर में आगे बढ़ूँ। तो शुरुआत स्टोरी की बहुत ही अच्छी हुई, जहाँ पर यमुना जैदी को नशवा कैरेक्टर में हमने एक वकील एस्पायरिंग टू बी अ बड़ी वकील वाले कैरेक्टर में उसको देखा। उसको केसेस के लिए अपने नोट्स बनाते देखा, असिस्ट करते देखा बैरिस्टर को, और इस तरह का कुछ प्लॉट बन रहा था। धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ी। उसमें उसका जो कज़न है उसको एक रेपिस्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो एक पार्टी में एक लड़की को लेके जाता है और वहाँ पर उसके साथ में गैंग रेप करते हैं ये लोग, और उसके बाद अपने को केस से बचाने के लिए उस लड़की का मुंह बंद करने के लिए उसको मार भी डालते हैं। कहानी एक करियर ओरिएंटेड लड़की से हटकर फैमिली ड्रामा पर आ जाती है, जहाँ पर बैरिस्टर जिसकी फर्म में वो काम कर रही थी वो उसी के पड़ोस में आके रहने लगता है और पता चलता है कि वो जो पड़ोस में रहने वाली फैमिली है उसमें जिनका ये बेटा है वो आसिम अंकल और इसकी विडो मदर अपने यंग टाइम्स में बीइंग कज़न्स दे यूज टू लाइक ईचर और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो कहानी ट्विस्ट हो जाती है, फोकस शिफ्ट हो जाता है एक करियर ओरिएंटेड लड़की की ज़िंदगी से एक विडो की, और वो जो अंकल हैं आसिम अंकल उनसे शादी से, और नशवा अपनी माँ की शादी कराती है आसिम अंकल से, लेकिन उसके एवज़ में उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसे अपने ताया जान को प्रॉमिस देना होता है कि वो अपने उस ड्रग एडिक्ट और खूनी कज़न से शादी करेगी। तो उसका निकाह पढ़वा दिया जाता है उस खूनी कज़न से। उसके साथ साथ वो इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया है लाइफ में, इतना ज़्यादा ड्रग्स के हवाले हो गया है कि वो अपनी ही सगी बहन के हस्बैंड यानी कि अपने जीजा जी, हम लोग यहाँ पर जिया जी कहते हैं, का खून कर देता है। मतलब अपनी बहन के हस्बैंड का खून कर देता है। जो बैरिस्टर है वो उसी लड़के को, अम्मार नाम है उसका, जो उसका कज़न था जिससे इसने शादी करी, अमार को बचाने के लिए बैरिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर नशवा अपने ही पति के खिलाफ खड़ी है, उसको सज़ा दिलाने के लिए खड़ी है। तो अगर आप मुझसे कहें कि इस
कर्जे जान की स्टोरी कैसी है, तो मैं कहूँगी बहुत ही लाजवाब स्टोरी लिखी गई थी कि जिसमें एक बैलेंस था। एक फैमिली जो कि एक लड़की और उसकी विडो माँ को ज़िंदगी खुलकर जीने नहीं दे रहे, लेकिन ये लड़की अपनी काबिलियत के ज़ोर पे वकील भी बन रही है, अपने करियर को भी देख रही है, और ना सिर्फ वो देख रही है बल्कि अपनी विडो माँ की जो ज़िंदगी जो बिल्कुल गुर्बत में जी रही है एक नौकरानी की तरह, उसको एक अच्छी ज़िंदगी दिलाने के लिए वो आसिम अंकल से उसकी शादी भी कराने के लिए खड़ी हो जाती है। बहुत अच्छा प्लॉट है। और दूसरी तरफ वो अपने कज़न को जिससे वो शादी कर लेती है, उसके बाद वो उसको ड्रग्स छुड़वाने के लिए एक रिहैब सेंटर में भी लेके जा रही है। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था एक ओवरऑल, कि उसको सही करने की कोशिश कर रही है कि उसकी वो आदत छूट जाए। लेकिन दोस्तों, एक होती है स्टोरी लिखी जानी और एक होता है स्टोरी को स्क्रीन प्ले लिखा जाना। स्क्रीन प्ले में उन सीन्स को, उस स्टोरी को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, वो बहुत मायने रखता है। तो एक ऐसी स्टोरी कर्जे जान की जिसमें मेरी एक बहुत फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस काम कर रही थी, यमुना जैदी, उसके रहते मैंने इस ड्रामा को देखना शुरू किया। और इनिशियल एपिसोड्स जहां वो वकील बनने की कोशिश कर रही है और घर से कैसे उसको रिजेंटमेंट मिल रहा है, उसके बावजूद वो कैसे अपनी बात को, पक्ष को रखने में कामयाब हो रही है, वो सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मेरे दिमाग में एक इमेज बन चुकी थी कि ये ड्रामा तो बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है। लेकिन कुछ ही एपिसोड्स के बाद जो फोकस है वो कोर्ट और वकील और ये जो करियर वाला जो पोर्शन था, ये तो पता नहीं कौन से जाके बैकग्राउंड में समुद्र में जाके डूब गया। और जो आ गया सामने वो बिल्कुल एक घर का मेलोड्रामा, जहाँ पर 2 एपिसोड शादी में निकाले जा रहे हैं। इधर मिठाई लेके जाओ, उधर बैठ के फ़ोटोज़ देखो या फालतू की बक करते रहो। बस इसी सब में एक पूरी कहानी स्ट्रेच होती गई। जो इसकी नशवा की दूसरी कज़न थी, जो अमार की रियल सिस्टर, उसकी शादी, उसका बच्चा, घर में दादी, आज थोड़ी सी गुंडागर्दी यहाँ चल रही है, आज वो वहाँ पे मकान जो बन रहे हैं वहाँ बिजनेसमैन का रोल दिखाना। बस इसी सब में कहानी चलती रही। उसके साथ साथ मैं ये देख पा रही थी कि यहाँ पर परफॉर्मेंसेस क्या दी जा रही हैं। वो यमुना जैदी जिसको मैं सबसे पहले प्यार के सदके में देखी थी, और प्यार के सदके में मैं उसके सदके उतार रही थी, और उसके बाद बख्तियार देखने के बाद तो मैं इसको टॉप 3 में रेट कर रही थी। आप अगर मेरे पिछले उठा के देखें तो मैंने इसके बारे में बोला भी है कि यमुना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इस ड्रामा में हो क्या गया, यमुना स्टार्टेड ओवर एक्टिंग। एक होती है एक्टिंग, मैं बात करती हूँ जो परफॉर्मेंस है, मैं उसको रियलिटी कहती हूँ। आज की डेट में मैं बार बार कहती हूँ कि हमको परफॉर्मेंस चाहिए कि जिस कैरेक्टर को आप अदा कर रहे हो उसे इतनी बखूबी से अदा करो कि ऑडियंस को लगे ही ना कि ये कोई ड्रामा चल रहा है, उन्हें ऐसा लगे कि ज़िंदगी सच में चल रही है। लेकिन यहाँ पर यमुना सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँगी तो सबसे ज़्यादा ओवर परफॉर्मेंस यहाँ इस ड्रामे में कर्जे जान में यमुना जैदी की इन द रोल ऑफ नशवा थी। अब इसमें जो गलती थी वो डायरेक्टर की थी, एक्टर की थी या कहीं और थी, इसके बारे में मैं नहीं जानती। ये तो वहाँ की टीम्स जाने, वो पूरी प्रोडक्शन टीम जाने कि कहाँ पर क्या किया है। मैंने पिछले अपने एपिसोड्स में भी कुछ ऐसे आपको क्लिपिंग्स भी दिखाए थे। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लिपिंग्स नहीं दिखाने वाली हूँ। क्लिपिंग में मैंने दिखाया था एक लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वो लेटी हुई है हॉस्पिटल के बेड के ऊपर बेहोश, और उसका जो चेहरा है वो इस तरीके से है। आगे भी चल के जो भी सीन्स आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, बैठी है अपने अमार के साथ बात कर रही है, गुस्से में उठी नखरे दिखाते हुए, कुशन नीचे गिर गया, कुशन के ऊपर पैर रख के, चप्पल वाला पैर रख के जाना। फिर उसके बाद वो उसकी जब शादी हो रही है तो शादी में दुल्हन की ड्रेस में बैठी हुई है और कहीं पर खोई हुई है। अब वो खोई में सामने जो बैठे हैं वो उससे बात कर रहे हैं और ये ऐसे दिखा रही है जैसे ऐसे खोई हुई है।
साफ लग रहा था कि वो खोई हुई नहीं है, वो एक्टिंग कर रही है। लास्ट में क्या हुआ, फिर से फोकस जो शिफ्ट हुआ कि इस लड़के ने, अमार ने, जब अपने ही सिस्टर के हस्बैंड को कत्ल कर दिया और उसके बाद उसको जेल में डाला जाता है, तो वहाँ पर ये फिर वकील के रोल में आके कोर्ट में खड़ी हो जाती है। क्राइम सीन से असद रजा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी मौत को कंफर्म किया। जहाँ पर एक तरफ बैरिस्टर खड़े हैं, हमारे बैरिस्टर बुरहान, केस कितना सिंपल और कितना वाज़ेह है, इसका फैसला अदालत ही करे तो बेहतर हो। वो लड़ रहे हैं अमार की तरफ से, और दूसरी तरफ अमार के अगेंस्ट खड़ी हुई है जाके नशवा। और जो कोर्ट के सीन्स में वो ओवरलैपिंग फाइटिंग दिखाई बिटवीन द टू लॉयर्स, वो भी बहुत ही फेक लगी। बहुत सारे लोग जो यमुना फैंस हैं वो मुझसे नाराज़ होने वाले हैं, बट ये जो फोरम है, मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि जब मैं अभी पिछले सरे राह में मैं जब ये बोल रही हूँ कि पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैं तारीफ़ करती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज वो बना रहे हैं, इतने रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और इतने सारे सोशल इश्यूज़ को उठा रहे हैं, तो एज अ पब्लिक जब हम ये इस टाइप के कर्ज़े जान जैसे ड्रामा देख रहे हैं, तो उसका भी ऑनेस्ट रिव्यू देना हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ बात सिर्फ किसी का ब्लाइंड फ़ैन होने का नहीं है, मैं किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ गुड परफॉर्मेंस, अ गुड स्टोरी, अ गुड प्लॉट। एक पूरा एक पैकेज आता है, बुक्के आता है, उस बुक्के को हम बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। तो ये कर्ज़े जान का बुक्के जो है मुझको बिल्कुल नहीं भाया। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ख़त्म नहीं करूँगी, बात सिर्फ यमुना की नहीं है, बात और कैरेक्टर्स की है, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। देखिए, अगर मुझसे पर्सनली पूछा, आई एम अ वेरी फास्ट फॉरवर्ड वुमेन, और जब मैं इंडिया के बॉलीवुड में और ऑल ओवर वेस्टर्न कंट्रीज़, हॉलीवुड, हर जगह का मैं एंटरटेनमेंट देखती हूँ, तो ऐसे सीन्स, बेडरूम सीन्स हैं, रोमांटिक सीन्स हैं या ऐसे सीन्स हैं, इनसे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन उन सीन्स को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। बिस्मा एक विडो थी, आसिम से शादी की गई, आसिम उनसे यंग एज से प्यार करते थे। एक बहुत अच्छी चीज़ आपने दिखाई कि एक विडो को सेटल किया गया, और आसिम का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा दिखाया गया कि ही केप्ट वेटिंग ऑल दीज ईयर्स कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, और वो बिस्मा से ही शादी करता है, उसी के प्यार में अपनी सारी ज़िंदगी बिताता है एज अ बैचलर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब इनके सीन्स दिखाए गए, मैं एक एक सीन की बात करूंगी जो मेरी आंखों में इतनी बुरी तरीके से खटके, जैसे कि आंख में आंधी चलती है तो आंख में कोई कंकड़ घुस जाता है ना, उस तरीके से। पहला सीन बताती हूँ, अभी शादी नहीं हुई थी दोनों की। जब नशवा का एक्सीडेंट होता है तो आसिम और आसिम की जो मदर है वो दोनों आते हैं भागे भागे। बिस्मा बाहर है, पार्क में शायद पानी दे रही है पौधों को या कुछ है, तो ये आके उसको ये न्यूज़ देते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया और चलो चलो हॉस्पिटल में चलना है। आप उस वक्त देखिए आसिम किस तरीके से बिस्मा को ऐसे जकड़ के लेके जाता है। दैट इज़ नॉट द वे, दैट एक्शन वॉज वेरी वियर्ड। और मैं क्लिपिंग नहीं दिखाऊंगी, आप लोग खुद उस क्लिपिंग को खोल के देखिए। और उसके बाद बताती हूँ, वो बिस्मा जो है वो कुछ फूल वूल लगा रही है, उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है। वो कांटा चुभता है तो आसिम का रिएक्शन आया एकदम। मैंने कहा अरे बाबा, मेरे कहा नहीं 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 वो नहीं करना, नहीं 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 मत करना वो चीज़ जो कि हमेशा दिखाई जाती है। तो वो उसी वक्त आवाज़ देता है अपने सर्वेंट को कि फलाना ज़रा फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। ओके, मैं कहा शुक्र है ये वो नहीं कर रहा। लेकिन भाई वो शुक्र मेरा पानी में चला गया। उसने इमीडिएटली उसकी जो उंगली थी जिसमें से खून निकला, मैं ऐसा समझती हूँ इस उम्र में जो एक शादी का इनका बंधन दिखाया गया कि दो लोगों ने मिलकर शादी करी, वो शादी जो है उसमें एक फिज़िकल बॉन्ड से ज़्यादा यहाँ पर एक रूहानी बॉन्ड अगर दिखाते तो क्या वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता? मुझे ऐसा लगा। मैं दकियानूसी नहीं हूँ, आप में से कुछ लोग सोचेंगे मैं दकियानी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें अगर गलत तरीके से पेश की जाए तो वो चुभती हैं, बस ये उस तरीके से मैं बोलूँगी। अमार
अगर आप मुझसे पूछे, ये जो अमार लड़का बना था जिसने ये नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, थ्रू आउट आई वॉज वॉचिंग हिम, एक तो ही हैज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, जैसे भी वो अमीर लड़का आँखों पे गॉगल्स चढ़ा के ड्राइव करता है, और बहुत अच्छा अटायर ऑल्सो, ही वॉज वेयरिंग गुड क्लोथ्स। तो जिस तरीके से वो अपने को प्रेजेंट कर रहा था थ्रू आउट, मैं कह रही थी ये लड़का कितना अच्छा लग रहा है। एंड इवन थ्रू आउट उसका जो चल रहे थे सीन्स, उन सब में वो बहुत ही बैलेंस चल रहा था। और उसके फादर उससे बिहाइंड द बार्स था जब ये तो जेल में मिलने आते हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, इमोशनल भी बोल रहे हैं, और ये कुछ नहीं बोल रहा। तुम जैसा बेटा। आज जब वो चले जाते हैं तो ये उठ के आता है कि वो जो इसने इमोशंस दिखाए बिना बोले, मैं कह रही थी यार ये लड़का कमाल है, ये कितना ब्यूटीफुल परफॉर्म कर रहा है। लेकिन लास्ट एपिसोड में जो कोर्ट रूम में वो कटघरे में खड़ा होके और जो वहाँ पे डायलॉग्स मारता है, यहाँ पर मुझे याद आया खानी का वो सीन। अगर आप लोगों ने खानी सीरियल देखा हुआ है, खानी ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें फिरोज़ खान था, खानी में भी वो यही होता है कि वो अपने गुस्से में आके खानी नाम की जो लड़की होती है उसके भाई का कत्ल कर देता है। तो मदर को क्या कहता है, वो जो इमोशनल सीन्स थे उसके, उसमें क्या कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था और मैंने अपनी एक बॉल, मेरी डॉगी ने फाड़ दी थी जो मेरी फेवरेट बॉल थी, और मैंने उस डॉगी को कत्ल कर दिया था, उस वक्त आपने मुझे क्यों नहीं रोका था कि मैं इतना गलत जा रहा हूँ, एक बच्चे को आपने क्यों नहीं करेक्ट किया उस टाइम पे। किस तरीके से, कितनी ब्यूटीफुली फिरोज़ खान ने उन डायलॉग्स को प्रेजेंट किया था कि मेरी रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी रूह तक वो डायलॉग्स गए थे कि वाह क्या डिलीवरी है डायलॉग्स की। और यहाँ पर इसमें अमार ने जो डायलॉग मारे लास्ट में, वो सिर्फ ये लग रहा था कि हाँ एक स्क्रिप्ट दी गई है तो आके बोल दो, दैट्स इट। देयर वर नो प्रॉपर इमोशंस। इमोशंस जो होते हैं वो दिल से, गले से, डायलॉग से, एक पूरी रूह से निकलते हैं, जो नहीं निकले। तो अमार, आपको मैं यही बोलूँगी कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल यू आर गोइंग वेरी गुड। बस अपनी डायलॉग डिलीवरी को आप इमोशंस के साथ जिस दिन देना शुरू कर देंगे, ये बिल्कुल वही बात है कि एक गाना गाना होता है और एक होता है रूह से गाना गाना। सिंगर्स दोनों होते हैं, लेकिन जो रूह से गाना गाता है वो गाना दिल तक लोगों के पहुंचता है। जो गाना सिर्फ गले से गाया जाता है वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंचता। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर मैं उन दो कैरेक्टर्स का नाम नहीं लूँगी जिनकी परफॉर्मेंस इन सब प्लस माइनस के बावजूद मुझको बहुत ही खूबसूरत लगी, तो ये बहुत ज़्यादती होगी। 2 कहिए या इनफैक्ट मैं 3 कहूँगी। नंबर 1 पे मैं बोलूँगी दादी जो बनी है। हालांकि दादी का बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है, क्या लगाम दो इसकी जबान को। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर में भी उनके जो भी इमोशंस फ्लो कर रहे थे, चाहे अपने पोते के लिए प्यार, चाहे अपनी चालाकियाँ, चाहे और कुछ, उस सब में जो नशवा की दादी बनी थी वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपना रोल अदा किया। सेकंड में बोलूँगी जो इसकी नशवा की ताई जान बनती है, मतलब कि अमार की माँ जो बनी है, उन्होंने जो इमोशंस दिखाए लास्ट में आके, थ्रू आउट शी वॉज कंसिस्टेंट, बट उनका रोल जो था बहुत ही सिंपल सा चल रहा था, खाना पका दो, ये कर दो, थोड़े से डायलॉग बोल दिए, कुछ बेटी के साथ बोल दिए। लास्ट में आके जब बेटा जेल में जा रहा है और उस टाइम में जो माँ आके अपने बेटे से गले मिल रही है, बहुत खूबसूरत इमोशंस दिखाए उन्होंने, मुझको बहुत पसंद आए। अभी जब मैं उनके बारे में बात कर रही थी तो मैं उस सीन को विजुअलाइज कर रही थी, और जब विजुअलाइज करने के साथ ही मैं इतनी इमोशनल हो रही थी, तो सोचिए कि मैं जब वो सीन देख रही थी तो मैं कितनी इमोशनल हो गई होंगी। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट। एंड ऑफ कोर्स तीसरा जो मैं बोलूँगी, हमारा बैरिस्टर बुरहान, यू आर गुड। अभी इनफैक्ट मैं ये नहीं सिर्फ ड्रामा बोलूँगी, मैं अभी और भी एक ड्रामा का जिक्र करने वाली हूँ। आज मंडे को हम ये रिव्यू कर रहे हैं, जो कल रिव्यू दूंगी वो भी आप ही का ड्रामा है,
और यू आर डूइंग अ गुड जॉब। तभी मैंने अभी बोला ना कि जो लास्ट में वकीलों की जिरह चल रही थी उसमें 2 वकील जिरह कर रहे थे, एक वकील वॉज परफॉर्मिंग नेचुरली, तो कितना डिफरेंस था। तो ये कंपैरिजन है। सो यू आर डूइंग अ गुड जॉब उसामा। तो दीज 3 कैरेक्टर्स आई गिव अ क्लैपिंग, बहुत अच्छा। ये हम सबका फोरम है, सिर्फ मधु ने डिक्टेट कर दिया तो वो कोई वर्डिक्ट नहीं हो गया। हम सबके अपनी चॉइसेस है, हम सबका अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ को देखने का। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैंने इसको ठीक एनालाइज किया है या नहीं, और आप इसके बारे में क्या कमेंट्स देना चाहेंगे। तो आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले फिर से कुछ कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। नाजिया जी लिखती हैं कि मधु जी, मैंने कुछ समय पहले आपको एक टर्किश ड्रामा बोला था। इन्होंने एक टर्किश ड्रामा की फरमाइश की है फातिमा गुल कि वो मेरा रिव्यू उसके ऊपर जानना चाहती हैं, मेरे कमेंट्स जानना चाहती हैं। और साथ में लिख रही हैं, थैंक यू जी, मेरा नाम नाजिया है, प्लीज़ मेरा नाम लीजिएगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू जी। तो सो क्यूट नाजिया जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और फातिमा गुल मैंने सेव तो कर लिया है, लेकिन जैसा मैंने आपको कमेंट में बताया बहुत ही लंबा है, 150 समथिंग उसके एपिसोड्स हैं। तो उसको शुरू करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत बटोरनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जिस मोड में मैं आई हुई हूँ वो आई हूँ 4, 5, 6, 7 या फिर मैक्स टू मैक्स 30-32, और इससे ज़्यादा जहाँ कुछ दिखता है ना वहाँ मैं थोड़ा शक कर जाती हूँ। लेकिन देखूंगी फातिमा गुल, मैं बीच में शुरू करूँगी शायद एक 2 एपिसोड करके, तो जब ख़त्म होगा तब उसकी बारी आएगी रिव्यू की। चलिए, खूब खुश रहें, भूल चुक माफ़। अगर मेरे कुछ दोस्तों को मैंने आज नाराज़ किया हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मधुज जो दिल कहे का मतलब ये है कि जो दिल कहे, मैं अपने दिल से झूठ नहीं बुलवा सकती।